बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उवैस कुरैशी, क्लास फ़र्स्ट ईयर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स फर्स्ट चैप्टर। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल। जी, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल। सेल की जो कंपोजिशन है वो देख लेते हैं। सेल के बारे में हमने पढ़ा है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो तमाम के तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स स्ट्रक्चरली कंपोज्ड होते हैं सेल से। यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो तमाम के तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल से मिलकर बनते हैं। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास सेल लाजमी मौजूद होता है, क्योंकि ज़िंदगी स्टार्ट ही कहाँ से होती है? सेल से होती है। अब सेल के पास एक लिविंग मैटर होता है जिसे प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। प्रोटोप्लाज्म मैंने पहले बताया था आपको कि प्रोटोप्लाज्म में दो चीज़ें होती हैं, एक साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स और न्यूक्लियस। इनको हम मिलाकर ये लिविंग पार्ट होता है, ये लिविंग मैटर होता है, और इनको हम कलेक्टिवली जो है वो क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म की जो एक्चुअल कंपोजिशन है ना, वो अभी तक किसी को भी नहीं पता। यानी कि परफेक्टली जो है कोई भी नहीं बता सका। इतने साल गुजर चुके हैं बायोलॉजी को स्टडी करते हुए, सेल को स्टडी करते हुए, लेकिन आज तक कोई भी साइंटिस्ट जो है वो आपको 100% श्योर होकर नहीं बता सकते कि सेल की कंपोजिशन क्या है। तो क्या किया जाता है? एवरेज ली जाती है। एवरेज देखें, जहाँ पर आपको एक एक्चुअल फिगर ना मिलती हो, एक्चुअल कंपोजिशन ना मिलती हो, तो वहाँ हम क्या करते हैं? एवरेज ले लेते हैं, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो इस तरह इनके मुताबिक जो सेल है वो 70 to 90% वाटर से मिलकर बना है। ठीक है, 70 to 90% वाटर से मिलकर बना है। अब जो सेल है, सेल में 70 to 90% तो वाटर है। अगर आप वाटर को आप क्या करते हैं? एवापोरेट कर दें, एवापोरेट कर दें। अब एवापोरेट क्या है? एवापोरेशन का एक प्रोसेस है जिसमें होता यह है कि वाटर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ गैसेस। ठीक है, देखें वाटर के पास दो चीज़ें होती हैं। वाटर का फार्मूला अगर हम देखें तो दो चीज़ें होती हैं, एक हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। दोनों ही गैसेस हैं, हाइड्रोजन भी गैस है हमारे पास और ऑक्सीजन भी गैस है। अब दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर आपस में वाटर का मॉलिक्यूल बना लेते। अब जब आप इनको हीट देंगे, ठीक है, टेम्परेचर से, यानी कि जब आप हीट जो है वो देंगे, इसको पानी है, आपके पास पानी है और आपने क्या किया? पानी को हीट दिया, ठीक है, यानी कि पानी का बॉयल किया, तो फिर क्या होता है कि वो पानी जो है वो आबी बुखारात की सूरत में, यानी कि वेपर्स की सूरत में वो निकलना शुरू हो जाता है। और अगर आप बिल्कुल ही पानी पे ध्यान ना दें तो आप ये देखेंगे थोड़ी देर के बाद जितना भी पानी होगा ना उस कंटेनर के अंदर, वो सारा खाली हो चुका होगा, क्योंकि जो वाटर है वो बेसिक किससे मिलकर बना है? यानी कि वो गैसेस से मिलकर बना है। तो जब गैसेस को आप हीट देंगे तो उनके दरमियान में, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान में जो बॉन्ड होगा वो ब्रेक हो जाएगा, और उस बॉन्ड के ब्रेक होने के नतीजे में ये गैसेस की सूरत में निकल जाएंगे, एवापोरेट हो जाएंगे, माहौल में चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर आप क्या करें कि वाटर को अगर आप एवापोरेट कर दें, निकाल दें, तो फिर जो पोर्शन आपके पास सेल का बचता है उसे कहा जाता है ड्राई वेट ऑफ सेल। वाटर को आपने एवापोरेट कर दिया 70 to 90%, ठीक है, जो वाटर था वो चला गया। अब जो पार्ट बाकी है सेल का, अब जो रिमेनिंग पार्ट है वो कहलाएगा ड्राई वेट ऑफ सेल। अब जो ड्राई वेट ऑफ सेल होता है वो बहुत सारे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड से मिलकर बनता है। ठीक है, इनके लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल होते हैं जिन्हें हम बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं, कार्बन कंटेनिंग। ठीक है, इनमें कार्बन मौजूद होता है। आगे हम इनके स्ट्रक्चर वगैरह को भी डिस्कस करेंगे बायोमॉलिक्यूल्स के, जिसमें प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं और फैट्स वगैरह हैं, मतलब आपका कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह हैं। ठीक है, और भी कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी हैं, न्यूक्लिक एसिड वगैरह हैं, जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स हैं, इन तमाम के तमाम बायोमॉलिक्यूल्स को आगे जाके हमने स्टडी करना है, इनके स्ट्रक्चर को भी देखना है। तो बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? तकरीबन बायोमॉलिक्यूल्स जो कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल होते हैं, और दरअसल एक टाइप होती है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की। देखें, सारे बायोमॉलिक्यूल्स हमारे पास जो है वो ऑर्गेनिक नहीं होते। ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनमें कार्बन हमेशा बेस होता है और हाइड्रोजन जो है वो उसके साथ क्या करते हैं? बॉन्डिंग करते हैं। लेकिन बायोमॉलिक्यूल्स में, सारे के सारे बायोमॉलिक्यूल्स में ऐसा नहीं होता
कि आपके पास कार्बन हमेशा बेस में हो, यानी कि वो ऑर्गेनिक नहीं होते। तो कुछ ऐसे भी हमारे पास इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारी लाइफ के अंदर, ज़िंदगी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास मौजूद होते हैं, जिनके हम स्टडी करते हैं। तो कहते हैं ज़्यादातर जो हमारे पास बायोमॉलिक्यूल्स हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं, ठीक है। और यही बायोमॉलिक्यूल्स मिलकर जो है एक ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं, ठीक है। तो अब जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं उन्हें कौन बनाते हैं भाई? वैसे तो हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। आपको पता है कि नेचुरली जो वो 100 एलिमेंट्स हैं उसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ जो है वो 16 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो लाइफ के अंदर पाए जाते हैं। और उनमें से भी यहाँ पर 6 का जिक्र है कि 6 ऐसे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ओनली 6 एलिमेंट्स, ठीक है। ये वो एलिमेंट्स हैं जो मिलकर तकरीबन 98% बनाते हैं किसका? सेल के ड्राई वेट का। उसमें कार्बन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फ़र। ये वो 6 एलिमेंट्स हैं जो मिलते हैं आपस में, और मिलने के बाद यानी कि इन्हीं से ही आपका जो 98% है सेल का जो ड्राई वेट होता है वो ये बनाते हैं 6 एलिमेंट्स। ओके जी। तो अब ये आपकी बुक का एक और स्टेटमेंट, एक और पेज देख लेते हैं। फंडामेंटल टाइप्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। देखिए, बायोमॉलिक्यूल्स को जो डिवाइड किया गया है ना, उनके स्ट्रक्चर में जो वेरिएबिलिटी है उसकी बिहाफ पर हम इनको डिवाइड करते हैं, क्योंकि बायोमॉलिक्यूल्स जो हैं आपके पास, इनके स्ट्रक्चर चेंज हैं और स्ट्रक्चर चेंज होने के साथ इनका फंक्शन भी चेंज है, ठीक है। तो हर बायोमॉलिक्यूल का अपना काम होता है। जैसे प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन का काम, प्रोटीन्स को यानी कि हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं अमीनो एसिड्स को, जो मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। और प्रोटीन्स जो हैं वो आगे पास हीलिंग का प्रोसेस करते हैं, प्रोटोप्लाज्म को बनाने के लिए काम आते हैं, ठीक है। जिस तरह कार्बोहाइड्रेट्स हैं तो ये आपको एनर्जी पहुंचाने का काम करते हैं। इसी तरह जो है, जो आपके पास ये बायोमॉलिक्यूल्स हैं, हर बायोमॉलिक्यूल का अपना अलग स्ट्रक्चर है, अलग उसका फंक्शन है। तो यहाँ पर 5 बायोमॉलिक्यूल्स जो है वो हमने डिस्कस करने हैं, स्टेप बाय स्टेप इनकी स्टडी करनी है आगे जाकर। एक कार्बोहाइड्रेट है, नंबर 2 पे प्रोटीन्स, लिपिड्स के साथ न्यूक्लिक एसिड्स और कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले इस एक जो चार्ट बना हुआ है इसको समझ लेते हैं कि हमारे पास जो बायोमॉलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट्स है उसमें ऑलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड की यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दी है। अच्छा, देखिए पॉलीसैकेराइड और ऑलिगोसैकेराइड क्या होता है। देखिए, पॉली का मतलब होता है मेनी, ठीक है। पॉली का जो मतलब होता है, आप जब भी बात करेंगे पॉली, ठीक है, पॉली का मतलब होता है मेनी, ठीक है। पॉली का मतलब होता है मेनी, मतलब बहुत ज़्यादा। और सैकेराइड जो है वो ये शुगर से लिया गया है, मतलब सैकेराइड का मतलब होता है शुगर, ठीक है, मीन्स कार्बोहाइड्रेट। तो जो पॉलीसैकेराइड होगा तो पॉलीसैकेराइड्स के अंदर बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे। ऑलिगोसैकेराइड्स क्या है? ऑलिगो जो है वो इसका मतलब होता है 2 to 10 मोनोमर्स, ठीक है। देखिए मोनोमर्स क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी यूनिट्स मोनोसैकेराइड। अब आपको पता है कि जितने भी बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उन सबका एक मोनोमर होता है, यानी कि एक बिल्डिंग है तो उसकी एक बेसिक तो होती है। जिस तरह सेल है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनकी एक इकाई तो है, हमारी इकाई सेल है। इस तरह जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ऑलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स हैं, ये बड़े मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। तो इनका एक यूनिट होता है जो आपस में मिलते हैं और मिलकर इन बड़े मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं। तो यहाँ जो मोनोसैकेराइड है ना, वो इसके यूनिट्स होते हैं, जिस तरह हमारे पास सेल यूनिट होता है। ऑलिगोसैकेराइड में आपको तकरीबन मिलते हैं 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स। ऑलिगोसैकेराइड्स में कितने होते हैं? 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स होते हैं। और जो पॉलीसैकेराइड होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स के अंदर 10 से अबव आप लगा लें, ठीक है, यानी कि ज़्यादा, पॉली माने मेनी, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ऑलिगोसैकेराइड 2 to 10 मॉलिक्यूल्स के लिए, मोनोमर्स के लिए की जाती है, और पॉली जो है वो 10 से ज़्यादा के लिए की जाती है। अब इनके दरमियान में जो लिंकेज होती है उसे हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। यानी कि एक मोनोमर जब दूसरे मोनोमर से जुड़ेगा तो उनके दरमियान में जो बॉन्डिंग होगी, वो जो बॉन्ड बनाएंगे तो वो हमारे पास कहलाएंगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये भी दरअसल कोवैलेंट बॉन्ड की एक टाइप होता है, और ये जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है ये 2 मोनोमर्स के दरमियान में बनती है, ठीक है। यानी कि जो बॉन्ड होता है ये दोनों मोनोमर्स के दरमियान में बनता है। ये कोवैलेंट बॉन्ड की हमारे पास एग्जांपल है। अच्छा, उसके बाद जो है, मतलब एक कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर आता है ये भी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे प्रोटीन्स,
ठीक है। अब जो प्रोटीन्स हैं, तो प्रोटीन्स किससे मिलकर बनते हैं? प्रोटीन्स के जो यूनिट होते हैं उन्हें अमाइनो एसिड्स कहा जाता है। अमाइनो एसिड्स प्रोटीन के यूनिट्स जिनसे मिलकर आपका प्रोटीन बनेगा। अब बहुत सारे अमाइनो एसिड्स आपस में मिलेंगे और मिलने के बाद प्रोटीन बनाते हैं। अब इनके दरमियान में जो बॉन्ड बनता है, जो लिंकेज होती है, उसे हम कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज। फिर लिपिड्स में यहाँ पर हमारे पास फैट्स एंड ऑयल्स हैं और फास्फोलिपिड्स हैं, टर्पेनॉइड्स वगैरह हैं। अब इनके जो लिपिड्स हैं यानी कि इनके जो यूनिट्स हैं, ग्लाइसरोल और फैटी एसिड, यानी कि फैट्स और ऑयल के जो यूनिट होते हैं वो ग्लाइसरोल और फैटी एसिड्स होते हैं। ठीक है, यानी कि फैट्स के ग्लाइसरोल होते हैं और ऑयल्स के जो होते हैं वो फैटी एसिड्स वगैरह होते हैं। इनके दरम्यान में जो बॉन्ड बनता है उसे हम कहते हैं ईस्टर लिंकेज। अच्छा, ये जो बॉन्डिंग है ना, ये सारे बॉन्ड हम आगे आगे डिस्कस करेंगे कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किस तरीके से होती है, पेप्टाइड लिंकेज किस तरह होती है, ईस्टर लिंकेज किस तरीके से होती है। तो ये सारे डिटेल में आगे जाके हमने इनको डिस्कस करना है। उसके बाद टर्पेनॉइड्स हैं और टर्पेनॉइड्स जो होते हैं इनके जो यूनिट्स होते हैं वो आइसोपेरिनॉइड्स यूनिट्स होते हैं और इनके दरमियान में जो लिंकेज होती है उसे हम कहते हैं सीसी लिंकेज। ठीक है, फिर न्यूक्लिक एसिड्स की बात कर लेते हैं। अब देखिए, न्यूक्लिक एसिड जो है वो हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक है जिसे हम कहते हैं आरएनए और नंबर 2 पे है हमारे पास डीएनए। ठीक है, दो तरह के न्यूक्लिक एसिड है। एक है डीएनए जिसको हम कहते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका नाम होता है और इसके जो यूनिट्स होते हैं वो होते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ये इसके यूनिट्स होते हैं जिससे मिलकर क्या बनता है, डीएनए बनता है। ठीक है, और इसके दरमियान में जो लिंकेज होती है वो फास्फोईस्टर लिंकेज होती है, यानी कि फॉस्फेट होता है जो इनके दरमियान में लिंकेज बनाता है, यानी कि इनको जोड़ने का काम करता है। इसी तरह जो हमारे पास आरएनए है, ठीक है, तो आरएनए के अंदर जो यूनिट होते हैं आरएनए जिनसे मिलकर बनता है तो वो राइबो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ठीक है, और आरएनए का नाम क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होती है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। जिस तरह वो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ये राइबो न्यूक्लिक एसिड, और इसके जो यूनिट्स होते हैं वो राइबो न्यूक्लियोटाइड होते हैं और इनके दरमियान में भी जो है वो फास्फोएस्टर की लिंकेज होती है। अब ये जो वेरिएशन है ना लिव अपना बायो के मॉलिक्यूल्स के अंदर, तो ये वेरिएशन जो होती है ये मुख्तलिफ होती है। ठीक है, यानी कि वेरिएशन का मतलब ये है कि ये हर सेल के अंदर जो बॉडी मॉलिक्यूल्स की एक तादाद होती है या जो उनकी कंसंट्रेशन होती है वो सेम नहीं होती। ठीक है, लिखिए अबाउट 8% ऑफ बायोमोलिक्यूल प्रेजेंट सेल इज बिकॉज डिफरेंट सेल विद इन द सेम बॉडी हैव डिफरेंट अमाउंट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, यानी कि एक ही बॉडी के अंदर जो आपके पास डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो डिफरेंट होते हैं डिफरेंट सेल्स के अंदर। ठीक है, यानी कि एक ही बॉडी में अब जैसे कि हमारे पास अगर लीवर है तो लीवर के सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद होती है 1000, क्योंकि लीवर जो है बहुत ज़्यादा फंक्शंस को परफॉर्म करता है। इस तरह जो हमारे पास एयर लोब्स होती है वहाँ पे होती है अपने 50, हार्ट के अंदर होते हैं 350। इस तरह कंपोजिशन भी अलग है ना। ठीक है, हर किसी सेल का अपना काम अलग है। जिस तरह ऑर्गेनल्स की तादाद चेंज है तो इसी तरह यहाँ पर जो है वो अमाउंट बायोमोलिक्यूल्स का जो अमाउंट है वो भी चेंज है। ठीक है, जिस सेल को जितना ज़्यादा कोई बायोमोलिक्यूल चाहिए होगा, जिसका जैसा फंक्शन होगा, तो वहाँ पर बायोमोलिक्यूल्स की जो तादाद होगी वो भी क्या होगी, चेंज होगी। ठीक है, तो इसलिए हम इनके हमेशा क्या लेते हैं, एवरेज लेते हैं, एवरेज वैल्यूज़ लेते हैं, एग्जैक्ट नहीं लेते कि इतने से इतना। ठीक है ना, ये हो सकता है। तो अब जो केमिकल कंपोजिशन है टिपिकल बैक्टीरियल सेल के अंदर और मेमोरियल सेल के अंदर, तो वो एक टेबल में हमको बताई गई है, वो टेबल हम देख लेते हैं। सो वो 1.2 टेबल है ये आपका और इसमें केमिकल कंपोजिशन बताई गई है और वो केमिकल कंपोजिशन हम देख लेते हैं। दो तरह के सेल्स यहाँ पर आपके सामने हैं, एक है बैक्टीरियल सेल्स और नंबर 2 पर है हमारे पास ममेलियन सेल्स। ठीक है, बैक्टीरियल सेल्स प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, बिल्कुल सिंपल सेल्स होते हैं, और जो ममेलियन सेल्स हैं ये यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। हमारे पास जो सेल्स होते हैं वो यानी कि हमारा जो सेल है वो ममेलियन सेल कहलाता है। ठीक है, क्योंकि हम ममेलियंस के अंदर आते हैं। अब बैक्टीरियल जो है उनके पास वाटर जो होता है तकरीबन 70% होता है और ममेलियन सेल के अंदर भी तकरीबन 70% वाटर होता है। तो वाटर की जो कंसंट्रेशन है वाटर तकरीबन दोनों में बराबर होता है। प्रोटीन बैक्टीरियल सेल में 15% होता है और हमारे पास जो है वो 18 होता है। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं यहाँ पर 3% होते हैं, हमारे पास 4% होते हैं। लिपिड्स यहाँ पर 2% होते हैं, हमारे पास 3% होते हैं। और डीएनए जो है हमारे पास 1% होता है और इनके पास 0.25% होता है। आरएनए की जो तादाद है यानी कि जो कंसंट्रेशन है वो हमारे पास जो है वो 6% होती है और ममेलियन सेल के पास
10 होती है। और अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो भी हमारे पास 2% होते हैं, बैक्टीरिया के पास भी 2% होते हैं, और इनऑर्गेनिक आयंस हमारे पास 1% होते हैं और बैक्टीरिया के पास भी 1% होते हैं। ठीक है, इस तरह ये हमारे पास पूरा जो है वो 100% बन जाता है एक सेल का। तो हमारी जो कंपोजिशन है उसमें थोड़ा सा फ़र्क है, यानी कि जो कंसंट्रेशन उसके अंदर भी फ़र्क है, क्योंकि वो प्रोकैरियोटिक सेल है, हमारा यूकैरियोटिक सेल है। तो जो सेल की कंपोजिशन थी उसका